नमस्कार, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 60 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, सेटल्ड है और आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। 60 वर्ष तक की आयु तो बीत गई, अब आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या चीज़ें दिख रही हैं, सफलता दिख रही है कि नहीं, पैसे आएंगे कि नहीं, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे, हम बताएंगे जो भी आपकी पॉजिटिविटी है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, हर विषय पर विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज को देख लूं, तो क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले कुंडली को देखना अनिवार्य होता है। तो यहां पर 5 लिखा हुआ है, तो ये राशि सिंह हो गई और यहीं पर से लगन जस्टिफाई करते हैं। तो सिंह लगन की कुंडली है। शनि इसमें वक्री है। शनि कहाँ बैठा है ये देख लो आप, शनि छठे भाव में वक्री होकर बैठा है। वक्री का अर्थ होता है कि 3 गुना ज्यादा फल बढ़ जाता है या घट जाता है। मतलब अगर कुंडली योग कारक हुआ तो 3 गुना ज्यादा अच्छा फल देगा, अगर मारक हुआ तो 3 गुना ज्यादा खराब फल देगा, ये वाली बात हो जाती है। तो यहां पर से ये वक्री वाली अवस्था है। तो शनि इनका वक्री की स्थिति में है, तो वो मैं आगे विचार करूंगा। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। योग कारक जो आपके लिए अच्छा फल देते हैं, मारक जो आपके लिए खराब फल देते हैं। अब इनकी कुंडली में मंगल दोष निम्न स्तरीय है। हालांकि 60 वर्ष की आयु में मंगल दोष का कोई अर्थ नहीं बनता है। राशि तुला आ रही है। अब कुंडली पर विचार करने से पहले हम ग्रहों के बल को जरूर देखते हैं। अब सूर्य 15 डिग्री पर है, तो 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह युवा अवस्था में होता है, तो 100% फल दे पाएगा। चंद्रमा 10 डिग्री पर है, ये भी 100% फल देगा। मंगल 21 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। बुध 0 डिग्री पर है, तो ये 10% के अराउंड ही फल देगा। गुरु 23 डिग्री पर, ये 80%। शुक्र 28 डिग्री पर है, ये भी लगभग वही 20% के अराउंड फल देगा, क्योंकि 0 से 10 डिग्री के बीच का ग्रह बाल्यावस्था, 10 से 20 युवा अवस्था और 20 से 30 वृद्धावस्था। हम अपने युवा अवस्था में, जब हम युवा रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाते हैं, इसलिए युवा अवस्था में कोई प्लैनेट्स हो तो ज़्यादा अच्छा फल दे पाएगा। शनि 29 डिग्री पर है, ये भी 10% फल देगा। राहु और केतु 27 डिग्री पर है, तो ये भी कहीं ना कहीं 10% देगा। चूंकि शनि वक्री है तो ये फल 40% हो जाएगा। तो ये फल का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये बल का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब मेन विचार होगा कि कौन सा प्लैनेट कैसा फल दे रहा है। हालांकि जितनी बातें अभी बताई ये बेसिक्स बात है, ये आपके जानने के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लोगों को समझाना पसंद करता हूँ। सिंह लगन नाम से ही संबोधित होता है कि ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़े बड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। गुस्सा इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और जिंदगी पर ये किसी का बर्दाश्त करके नहीं रह सकते, और थोड़ी बहुत पेट की समस्या होती है, कोई खासा समस्या नहीं होती। अब हम सूर्य पर विचार करेंगे। सूर्य कहाँ बैठा है ये देख लीजिए आप। सूर्य यहाँ 11वें घर में बैठा, मिथुन राशि में, चूंकि 3 लिखा हुआ है। समांतर राशि में लगन का स्वामी है। लग्नेश सूर्य होके अगर 11वें घर में बैठे तो जातक का कैरियर बहुत इनहेंस कर पाते हैं ये लोग। बहुत ब्राइट कैरियर होता है, बहुत ब्राइट फ्यूचर होता है। 2-3 क्षेत्र से धन आने के योग को बताता है और जिंदगी पर पैसे की कमी नहीं होती। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो पुत्र भी बड़े पराक्रमी होते हैं। चूंकि केतु की स्थिति हो गई तो पुत्र प्राप्ति में थोड़ी कमी जरूर कराता है, लेकिन पंचम भाव पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ क्षेत्र से कैरियर को इंडिकेट करता है। जातक अपना कैरियर जॉब से शुरू करते हैं, बाद में व्यापार में स्विच करते हैं। तो सूर्य बड़ी अच्छी स्थिति में है। हाँ, लग्नेश है, जीवन रत्न आपका मानक माना जाएगा, तो आप एक मानक रूबी रत्न धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए एक्सट्रीम बेनिफिशियली रहेगा, चूंकि ये आपको जीवन भर पहनना था। अब हम चंद्रमा पर विचार करेंगे। चंद्रमा तुला राशि में है, 7 लिखा हुआ है यहाँ पर। चंद्रमा मालिक है 12वें घर का, तो खर्च के हाउस का स्वामी होकर कर्म के हाउस में बैठना तो कोई दिक्कत नहीं है। खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, लेकिन कर्म से भी बली होते हैं, अपने कर्म के दम पर जातक पैसा कमा ही लेते हैं। अब तीसरा घर भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से त्रिक हाउस माना जाता है। तो चंद्रमा विपरीत राजयोग कारक स्थिति में है और विदेशी दृष्टि से धनलाभ को इंडिकेट करता है, क्योंकि 12वां भाव, ये 12वें भाव घर का स्वामी है, जो कि विदेशी दृष्टि से धनलाभ का भी हाउस माना जाता है। तो आपको विदेशी दृष्टि से धनलाभ होना था, यह आपके भाग्य में ही था, तभी जाके आप विदेशी दृष्टि से धनलाभ कर पा रहे हैं। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। लगन में मंगल है तो मंगला हो ही गए, डिग्री वाइज भी स्ट्रांग है। सिंह राशि का मंगल है। मंगल 90 घर भाग स्थान का स्वामी होकर और गाड़ी मकान वाहन के सुख का स्वामी होकर लगन में बैठा है, बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है। सप्तम भाव को देख रहा है।
तो दो शादी का योग को तो ये थोड़ा बता देता है, लेकिन फिर भी ठीक है। मंगल चूंकि पराक्रमी योग को बता रहा है, तो पहली वाइफ बड़ी गुस्सैल मिलती है और इनकी वाइफ इनसे थोड़ा ज़्यादा गुस्सैल मिलती है। चूंकि मंगल इनका लगन में थोड़े शांत स्वभाव के ये व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर उल्टा रिएक्शन होता है, क्योंकि मंगल भाग्येश और चतुर्थेश है, शुभ स्थान का स्वामी है, तो ये दोष भी नहीं बनाएगा। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े शांत और सौम्य स्वभाव के हो जाते हैं, क्योंकि सिंह लगन ऐसे आपको गुस्सा प्रदान कर रहा है, मंगल उसमें थोड़ा नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक है और मंगल एनर्जी और साहस प्रदान करता है। और मंगल नवमेश है, तो एक आप मूंगा रत्न पहन सकते हैं, आपका भाग्योदय होना तय है। मंगल आपके लिए बहुत ज्यादा ही लाभकारी है। मूंगा और मानिक दो रत्न आपके लिए एक्सट्रीम सजेस्ट हैं। अब हम बुध पर विचार करेंगे, चूंकि 11वें भाव में सूर्य बुध की बड़ी अच्छे या राजयोग कारक स्थिति बन गई है, और इस प्रकार के व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं। स्वराशि का बुध है, सूर्य भी बड़ी अच्छी स्थिति में है, और 11वें घर का स्वामी होकर 11वें घर में ही बैठा है, तो पैसा तो खूब कमाते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे व्यक्ति अगर सेल्स में काम कर ले तो खूब पैसा बना लेते हैं, खूब पैसा कमा लेते हैं। धन भाव का भी स्वामी है, तो जिंदगी पर पैसे इस केस में आते ही हैं। और बुध 11वें घर में बैठ गया तो सोर्स ऑफ इनकम को भी इनहैंस करता है, बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और बुध की स्थिति 11वें भाव में जातक को बहुत समझदार बनाती है। और पंच महापुरुष में राजयोग में एक राजयोग है, बहुत प्रभावी राजयोग है, बुधादित्य राजयोग, जो कि आपके कुंडली में बहुत अच्छे से एक्टिवेटेड है, लेकिन बुध की डिग्री वाइज बहुत कमजोर है। तो सूर्य अपने बल के दम पर बुध को थोड़ा पावर दे रहा है, लेकिन बुध का इतना डिग्री कमजोर है कि जातक को थोड़ा कम परिणाम दे पाता है। जिस प्रकार की तरक्की ये उम्मीद करते या होना चाहिए, जिस प्रकार का इनकम होना चाहिए, उसकी या इच्छा खत्म कर देता है या इनकम हो नहीं पाती। खास करके बुध बुद्धि का कारक है, तो इच्छा ही खत्म कर देती है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा का भी शौक नहीं होता, बस अच्छे पैसे आ जाएं, जिंदगी कट जाए, ये वाली मानसिकता होती है। अब देखते हैं आगे, अगर बुध की महादशा होगी तो उसके लिए उपाय हम आपको जरूर बताएंगे। अब हम गुरु पर विचार करते हैं। स्वराशि का गुरु है मीन राशि में, 12वें घर में अपने घर में बैठा है, 5वें 8वें घर का स्वामी होकर 8वें में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, आयु बड़ी लंबी कर देता है। अगर गुरु की स्थिति किसी प्रकार से अष्टम भाव में हो जाए और अष्टम भाव का स्वामी का होके गुरु अष्टम भाव में बैठ जाए, तो डेफिनेटली जातक का दीर्घायु तय है। जातक 75 तो बचते ही बचते हैं। पंचमेश गुरु है, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होता है इनिशियल स्टेज में, लेकिन विपरीत राजयोग कारक स्थान का स्वामी होके स्थिति में गुरु बैठ गया, चूंकि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया, चोर को चोर के ही घर में बैठा दो, राजा को राजा के घर में बैठा दो, अपने गली में कुत्ता भी सिर होता है, वही वाला कंसेप्ट है। गुरु अपने ही घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं राजयोग कारक स्थिति में बन गया, तो गुरु आपके लिए शुभ फलदायी होगा। लेकिन अष्टम भाव में बैठने का एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहेगा। पंचम भाव संतान कारक सुख का स्थान का स्वामी होता है, पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में दिक्कत को इंडिकेट कर देगा। तो उस समय इस उपाय करना था, वही चीजें इनकी जिंदगी पर हुई। विवाह में दिक्कत हुआ, संतान में दिक्कत हुई ही होगी, क्योंकि गुरु इस प्रकार की स्थिति को जरूर उत्पन्न करा देगा। या गुरु नीच का हो जाए या गुरु खराब स्थान में बैठ जाए। अगर गुरु सिर्फ अष्टम भाव का मालिक होता तो इतने नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता, लेकिन पंचम भाव को भी प्रभाव डाल रहा है, पंचम भाव का भी स्वामी हो गया, तो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल पा रहेगा, और ये वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब ये जरूर रखता है। अब हम शुक्र पर विचार करेंगे। शुक्र यहाँ पर 10वें भाव में बैठा है, दूसरे वृषभ राशि में, और अपने ही राशि में, क्या बात है, जबरदस्त कुंडली है। शुक्र आपका बहुत पावरफुल है। डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है तो कोई नहीं, लेकिन डिग्री वाइज कमजोर भी है तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी अच्छी स्थिति में बैठा है ना कि ये अगर 15% भी फल देगा तो बहुत अच्छा फल दे पाएगा। अब बात सीधी सी समझ लो आप, कि अगर मेरी सैलरी 1 करोड़ है, अगर मैं आपको 10% दान देता हूं तो 10 लाख दूंगा। अगर मेरी सैलरी 100 रुपये है, तो मैं अगर 10% दूंगा तो 10 रुपये दूंगा। अंतर आ गया ना, तो वही वाली बात है। सूर्य इतनी अच्छी स्थिति में शुक्र ना, तो ऐसे व्यक्ति अगर लग्जरी से जुड़ा हुआ कार्य करे तो इनको बेनिफिट होगा। कर्मठ है और 10वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है, तो कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी को बहुत लग्जूरियस बना रहा है और कैरियर भी बड़ा अच्छा रहता है। और ऐसे व्यक्ति अगर कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, बुटीक का कार्य कर ले, तो बेनिफिट इनको 100% होगा, ना की बात ही नहीं है। शनि मकर राशि में है, शनि स्वराशि में ही है, बहुत जबरदस्त कुंडली है आपकी, लेकिन डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है। लेकिन छठे हाउस का स्वामी होकर छठे में बैठा है, तो विपरीत राज्यों कंडीशन में, और शनि की स्थिति अगर छठे भाव में हो जाए तो जातक को विदेशी दर से धन लाभ होता है। शनि की दृष्टि कर देखोगे आप 8वें पर है, तो कहीं ना कहीं आयु लंबी कर रहा है। शनि की दृष्टि 12वें पर है, खर्च को नियंत्रण कर रहा है। शनि की दृष्टि तीसरे पर है, तो कहीं ना कहीं जातक के कर्मठ होने का परिचय करा रहा है। और शनि प्रबलतम अवस्था में जातक को पैसा देता है, गाड़ी मकान वाहन का सुख आपको मंगल भी देगा, शनि भी देगा, शुक्र भी देगा, तो आपको ये एक्सट्रीम लेवल पर मिलेगा, ना की तो बात ही नहीं है। अब देख लीजिए राहु। अब राहु आपका मिथुन राशि में है,
ग्रहण दोष बनाने में थोड़ा असमर्थ रहेगा, क्योंकि डिग्री वाइज ये भी कमजोर है, ये भी कमजोर अवस्था में, तो ये सूर्य और बुध को बीट नहीं कर पाएगा, तो ये ग्रहण दोष नहीं बना पाएगा। सूर्य के साथ चूंकि राहु मिथुन राशि में 11वें भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अगर राहु फल देगा तो अच्छा ही बेनिफिट करा देगा। वो तो राहु के महादशा में निर्भर करता है इसके फल केतु। इसके बाद अगर मैं केतु पर विचार कर लूँ, तो केतु इनका बैठा है, ये देख लो यहाँ पर पंचम भाव में, और केतु बैठा है इनका धनु राशि में। तो केतु पंचम भाव का केतु मेहनत कराता है, चूंकि बृहस्पति कारक स्थान, बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी था, वो अष्टम भाव में बैठा है, तो केतु पर थोड़ा इंपैक्ट डाल के केतु को बैलेंस करेगा। लेकिन केतु पंचम भाव का आपको मेहनत कराता है, और आप मेहनती होते हैं और जिंदगी पर आगे भी बढ़ते हैं। तो राहु केतु कोई खास नेगेटिव नहीं है। वैसे राहु केतु के फल के विषय में कोई खास टिप्पणी किया भी नहीं जाता, इसके फल में परिवर्तन समय के अनुसार आते रहता है। तो मेन महादशा और अंतरदशा के ऊपर निर्भर करेगा राहु केतु का फल। तो अभी मैं आपको समय दिखा दूं, तो अभी आपका जो समय चल रहा है वो अभी आपका बुध का चल रहा है। बहुत डिग्री वाइज कमजोर था, 11 के बाद फिर भी आपको सेटलमेंट दिया होगा। 11 से 13 भी आपका बढ़िया रहा होगा। केतु थोड़ा गड़बड़ रहा होगा बुध में, केतु 14 तक, बुध में शुक्र 17 तक बढ़िया रहा होगा, 18 भी ठीक रहा होगा, चंद्रमा भी ठीक ही रहा होगा, मंगल भी बढ़िया रहा होगा। 20 से 23 थोड़ा चैलेंजिंग समय आपके लिए है। 23 के तीसरे महीने तक और 20 के 90 महीने के बाद से स्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि राहु का समय आपके लिए शुभ फलदायी नहीं रहेगा। बुध डिग्री वाइज कमजोर है, राहु डिग्री वाइज बुध से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो डिग्री वाइज ये कहीं ना कहीं आपको परेशान ये कर सकता है, हताश कर सकता है। लेकिन 2023 में जब गुरु आएगा तो जिंदगी फिर ठीक रहेगी, शनि में मस्त रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2023 के बाद स्थितियां बदलेंगी और आपकी जिंदगी पर तरक्की होगी। धन्यवाद।